हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले बेटा अपना टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बच्चों को बहुत सारी समस्या होती है इसमें, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे क्रैब साइकिल हो गया, ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, एम्फिबॉलिक पाथवे हो गया। ये समझ ही नहीं आते हैं, आप बच्चा इसको कितनी भी बार पढ़े लेकिन ये उस तरह से हमारे क्लियर नहीं होते हैं जैसे और टॉपिक्स हो जाते हैं। लेकिन आज आपको पढ़ने के बाद में एहसास होगा कि ग्लाइकोलाइसिस जितना आप टफ समझते हैं उतना टफ है भी नहीं, क्योंकि इसके कुछ नाम होते हैं जो कि हमें जनरली याद करने पड़ते हैं, कहां पे क्या चीज बनती है, कैसे कैसे चीजें होती है। तो मैं आपको वन बाय वन पढ़ाने वाला हूं और स्टार्ट करेंगे बेटा हम लोग अपने नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो क्या होता है बच्चा ग्लाइकोलाइसिस, देखिए जरा। सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस अगर आप देख रहे होंगे बच्चा, तो ये दो वर्डों से मिलकर बना है। किस किस से? एक तो इसमें आ रहा है बेटा ग्लाइको, और एक आ रहा है बच्चा इसके अंदर लाइसिस। तो बेटा ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब होता है बेटा ब्रेकडाउन। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, यानी कि ग्लूकोज को तोड़ना। अब ग्लूकोज को हमें सर तोड़ना ही क्यों है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? तो बेटा हम सभी को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज चलती हैं उन सभी को, बॉडी को करने के लिए ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस एनर्जी के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, या फिर आप यूं समझिए कि इस ग्लूकोज को तोड़ना पड़ता है। अगर हम इस ग्लूकोज को नहीं तोड़ेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो रिलीज नहीं होगी। हालांकि एनर्जी के लिए जरूरी नहीं है कि बेटा आपको ग्लूकोज को ही तोड़ना है, क्योंकि हमें एनर्जी जो है वो लिपिड यानी कि फैट से भी मिल सकती है, और जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन होता है उससे भी हमें मिल सकती है। लेकिन जो बॉडी के लिए सबसे फेवरेबल सबस्ट्रेट होता है उसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, यानी कि ग्लूकोज को ही बॉडी तोड़ना पसंद करती है, क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ना थोड़ा सा आसान होता है। तो हमारी बॉडी की जो फर्स्ट चॉइस होती है वो बेटा ग्लूकोज ही होती है। तो हम सभी को पता है ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है C6H12O6। अब हमें जो एनर्जी मिलेगी वो किस रूप में मिलेगी बेटा? सभी जानते होंगे हमें जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी जो होती है ये सभी कामों को करने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हम एटीपी को बोलते हैं करेंसी ऑफ आवर सेल, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं वो अगर काम करेंगी यानी कि फंक्शन करेंगी तो उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और उस एनर्जी का नाम होता है एटीपी। चलिए बेटा, अगर इस ग्लूकोज से हमें मैक्सिमम एनर्जी लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस ग्लूकोज को हम लोगों को कंप्लीट इसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। अब ये ऑक्सीडेशन क्या है? सभी को पता होगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, यानी कि हम लोग इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्यों तोड़ना है सर, ये मैं आपको ईटीएस में समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि अगर हम लोग ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं तो हम लोगों को मैक्सिमम एनर्जी जो है वो मिलती है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, हालांकि मैं इसको आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, डे बाय डे मैं आपको नए नए टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, तो जब मैं ईटीएस समझाऊंगा तब आपको ये बात पता चल रही होगी। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हम लोगों को जो फाइनल एटीपी मिलती है बेटा वो 38 एटीपी हम लोगों को मिलते हैं। यानी कि एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कितनी एटीपी हम लोगों को मिलती है? तो वो है हमारा 38 एटीपी। लेकिन क्या सर ये 38 एटीपी हमें एक ही स्टेप में मिल जाती है? तो इसका आंसर है बच्चा नहीं। हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन में काफी सारे स्टेप आते हैं। जैसे सबसे पहला जो हमारा स्टेप आता है वो आता है ग्लाइकोलाइसिस, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बेटा हमारे ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन ना होकर के पार्शली ऑक्सीडेशन होता है। अब ये पार्शली ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा? देखिए, जब भी एनर्जी रिलीज होती है, ये आपको बताया गया होगा या केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि हमेशा जो एनर्जी होती है वो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसके अंदर स्टोर होती है, या कोई किसी भी तरह का जो बॉन्ड होता है एनर्जी हमेशा बॉन्ड में ही रहती है। तो जब तक हम इसके कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे हमें एनर्जी नहीं मिलने वाली है। अब हमें पता है ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो बेटा ये जो 6 कार्बन है ये एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए होंगे। अब ऑब्वियसली बात है 12 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लगाएंगे, और 6 ऑक्सीजन है, तो आप लोग वो कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, इन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं इनको सारे के सारे बॉन्ड को एक एक करके तोड़ना पड़ेगा। अब इनको तोड़ने के बाद में हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो बॉडी के अंदर इनको तोड़ने के लिए जो स्टेप चलते हैं उनमें से पहला स्टेप आज हम देखने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ग्लाइकोलाइसिस में पॉइंट की बात है बेटा, इसको ध्यान रखना है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या चीजें होंगी? ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले तो होता है बेटा पार्शली ऑक्सीडेशन, यानी कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है, यहां पे होता है हमारा
पार्शली ऑक्सीडेशन। मतलब हम ये कह सकते हैं पार्शली ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया यहां पर हमारे सारे के सारे बॉन्ड अलग अलग नहीं होंगे, सारे के सारे कार्बन हमारे अलग अलग नहीं होंगे, सिर्फ पार्शली यानी कि आंशिक रूप से थोड़ा सा टूटता है। और टूटने के बाद बेटा हमें क्या मिलता है, एक ग्लूकोज के ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद में हमारा जो ग्लूकोज होता है वो बच्चा पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो पायरुविक एसिड होता है बेटा ये 3 कार्बन का होता है, तो सभी को पता है 3 कार्बन का अगर होगा तो हमें कितने मिलेंगे बेटा, 2 मिलेंगे, यानी कि 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं कितने कितने कार्बन के, 3 कार्बन के। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कैसे बनता है। तो इसमें कुछ स्टेप्स आएंगे जिनको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले क्या होता है, चलिए मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहले हमारा आता है बेटा ग्लूकोज। मान के चलिए ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन का होता है, तो मैं यहां पे 6 कार्बन बना लेता हूं, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा 6 कार्बन का क्या है, ग्लूकोज। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ग्लूकोज। चलिए अब इस ग्लूकोज को हमें किसमें भेजना है, ग्लाइकोलाइसिस में। तो सबसे पहले ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यानी कि हमें इसमें क्या करना पड़ा, जो हमारा ग्लूकोज था हमने इसके छठे कार्बन पे यानी कि 6th कार्बन पे सिर्फ क्या लगाया बेटा, फॉस्फेट लगाया। चलिए लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 कार्बन हो गए, यानी कि ग्लूकोज हो गया 6 कार्बन का। और इस पे हमने छठे कार्बन पे क्या जोड़ दिया बेटा, फॉस्फेट। तो फॉस्फेट को मैं थोड़ा सा डार्क करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, फॉस्फेट जोड़ दिया। सर हमने फॉस्फेट जोड़ा ही क्यों है, अगर हम फॉस्फेट ना जोड़ते तो क्या होता, बेटा क्वेश्चन तो बहुत सही है कि हमने सर ऐसा किया ही क्यों है, ग्लूकोज के ऊपर फॉस्फेट क्यों लगाया। तो बेटा यहां पर ना फॉस्फेट लगाने के पीछे एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में। देखिए अगर हम लोग फॉस्फेट नहीं लगाएंगे, सबको पता है बेटा, आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा होगा, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और जो लिपिड होता है वो कौन सा लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। यानी कि कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल हमारी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं जा सकता डायरेक्ट मेम्ब्रेन से, तो वहां पर उसको चैनल प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो हमारी मेम्ब्रेन क्या करती है, किसी भी चार्ज मॉलिक्यूल को आर पार जाने नहीं देती है। अब अगर हम इस पे ग्लूकोज के ऊपर कोई भी अगर फॉस्फेट नहीं लगाते, फॉस्फेट पता है PO4 होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो फॉस्फेट अगर नहीं लगाएंगे तो ये तो इजीली हमारी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके निकल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल को हमारी मेम्ब्रेन रोकती भी नहीं है। हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन आसानी से मूव कर सकता है। तो हम नहीं चाहते कि इस सेल को हम इतनी मेहनत करके, आपको पता है ग्लूकोज कैसे पहुंचता है, सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है, फिर वो एब्जॉर्ब होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, एंड देन फाइनली हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड के थ्रू ये जो ग्लूकोज होता है इसको सेल तक पहुंचाया जाता है। अब इतनी मेहनत मकसद करके हमने इस ग्लूकोज को अपनी सेल के अंदर लेके आए हैं, तो हम नहीं चाहते ना इसको आसानी से हम लोग रिलीज कर दें या फिर इसको ऐसे ही जाने दें। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर क्या लगा दिया बेटा, एक फॉस्फेट लगा दिया। अब फॉस्फेट लगने से क्या होगा, इसके ऊपर एक चार्ज आ गया, यानी कि ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकता। तो अल्टीमेटली हमने इसको लॉक कर दिया है अपनी सेल के अंदर। चलिए अब बेटा ये जो फॉस्फेट आया था ये आया कहां से था, अब ये ऐसा तो है नहीं कि फ्री में बट रहा है, तो हम लोगों को थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत करनी पड़ी। और मेहनत हमने क्या की बेटा, हम लोगों को एटीपी खर्च करनी पड़ी। अब सर आप ये बोलेंगे कि सर हम तो एटीपी बनाने की बात कर रहे थे, यहाँ पे तो एटीपी खर्च हो गई। बेटा अगर कोई काम करना है तो स्टार्टिंग में हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना, बिजनेस को करने के लिए स्टार्टिंग में जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वही थोड़ा सा हम लोग कर रहे हैं, बाकी सारी वसूली हम कर लेंगे। एटीपी को हमने क्या किया, यहाँ पे तोड़ा, और एटीपी अगर टूटता है तो वो एडीपी प्लस पीआई यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में तोड़ता है। और ये जो फॉस्फेट है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो हमारा क्या बना बेटा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। चलिए अब इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या होगा बेटा, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। आप लोगों को पता होगा बेटा जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6, सभी को पता होगा ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। लेकिन क्या आपको पता है फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, हालांकि चलिए मैं बता देता हूं, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 और जो फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है वो भी बेटा यही होता है। यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं वो सेम होते हैं, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के समान होते हैं। यानी कि C6H12O6 ये ग्लूकोज भी है और C6H12O6 ये फ्रक्टोज भी है, तो दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, एक दूसरे के बेटा ये आइसोमर होते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या बोला, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया। बात आती है सर ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट ही क्यों करना है,
जब ग्लूकोज भी सेम है और फ्रक्टोज भी सेम है तो हम ग्लूकोज से ही काम क्यों नहीं चला सकते? बेटा इनका फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन जब आप इनका डायग्राम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो फ्रक्टोज होता है उसके पास कीटोन ग्रुप होता है और जो आपका ग्लूकोज होता है इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। केमिस्ट्री में आपको पढ़ेंगे, जब बायोमोलिक्यूल आप लोग 12th में पढ़ते हैं जाकर के केमिस्ट्री में, तो वहां पर आपके सर जो भी टीचर होंगे वो आपको समझाएंगे, और ना समझाए तो उनसे क्वेश्चन करना है, सर फ्रक्टोज और जो ग्लूकोज होता है उनका फॉर्मूला तो सेम होता है बट एक दूसरे में क्या डिफरेंस होता है, तो वहां पे आपको पता चलेगा। फिलहाल तो हमने इसको कन्वर्ट किया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। हालांकि चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं क्यों हमने कन्वर्ट किया। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में मैंने बताया कीटोन ग्रुप होता है, यानी कि यहां पर हम जो फॉस्फेट लगा सकते थे ना ग्लूकोज के पास, वो सिर्फ एक ही लगा सकते हैं फॉस्फेट। लेकिन हम लोगों को क्या करना है बेटा, 6 कार्बन के प्रोडक्ट को 3-3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। अब अगर मैं यहीं से इसको डिवाइड करने की कोशिश करूं बेटा, 3 कार्बन इधर 3 कार्बन इधर, लेट्स से मैंने यहां से डिवाइड किया, तो बच्चा आपको पता है कि ये जो दूसरा वाला 3 कार्बन है इसके पास तो फॉस्फेट भी है, लेकिन जो पहले वाले 3 कार्बन है इनके पास तो कोई फॉस्फेट नहीं है। तो क्या ये मेरा इक्वल डिवीजन हुआ? नहीं ना, एक फॉस्फेट की कमी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फॉस्फेट यहां भी तो लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं ग्लूकोज में पहले कार्बन पर किसी भी फॉस्फेट को ऐड नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर जगह ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना है ग्लूकोज को फ्रक्टोज में। हमने क्या किया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का फ्रक्टोज, लेकिन इसके ऊपर एक ग्लूकोज एक फॉस्फेट पहले से लगा हुआ था, तो हमने पहले कार्बन पे भी क्या लगा दिया बेटा, एक फॉस्फेट लगा दिया। अब हम ये कह सकते हैं कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ये हमारा बन चुका है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ही मैंने क्या किया, कन्वर्ट किया। सिर्फ आइसोमर थे एक दूसरे के, तो यहाँ पे जो एंजाइम लगता है वो आइसोमरेज लगता है। अब फाइनली हमारा जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होगा बच्चा, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये हमारा अगले स्टेप में होगा, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ बना के दिखाया था कि यहाँ पे एक फॉस्फेट लगाना है। तो ये हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को हमें क्या करना है, एक यहाँ पे फॉस्फेट लगाना है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, एक फॉस्फेट पहले लग गया और 6 कार्बन लगाइए, 2 3 4 5 और 6, और फाइनली लास्ट में भी क्या लगा दीजिए, फॉस्फेट। तो हमारा ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। हालांकि कुछ एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे, ओल्ड एनसीईआरटी में, तो यहाँ पे डाइफॉस्फेट लिखा हुआ है। डाई बेटा यहाँ पे गलत है, डाइफॉस्फेट नहीं होता है। डाई हम तब लगाते हैं जब सेम कार्बन पर ही दोनों ग्रुप लगे हुए होते हैं। 2 फॉस्फेट अगर सेम ग्रुप सेम कार्बन पर लगे हुए थे तो हम यहाँ पे डाई बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें लगाना है बिसफॉस्फेट। ये बात ध्यान रखनी है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, यानी कि 2 हमारे फॉस्फेट जो है वो जुड़ चुके हैं, और कौन कौन से कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन पर और 6th कार्बन पर। तो हमारा फाइनली सबसे पहले ग्लूकोज था 6 कार्बन का, उसको हमने क्या किया, ग्लूकोज के ऊपर हमने एटीपी तोड़ करके एक फॉस्फेट लगाया, जिससे हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। अब बेटा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हमने कन्वर्ट किया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, क्योंकि हमें एक और फॉस्फेट लगाना था। अब हमारा जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बना वो क्या बना, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। लेकिन आपको नहीं लगता यहां पर एक फॉस्फेट था, यहां पर 2 फॉस्फेट हो गए, तो फिर से हमने एटीपी तोड़ी होगी। बिल्कुल सही बेटा, यहां पे फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एक एटीपी का खर्चा करना पड़ेगा, जो हमारा एडीपी प्लस पीआई में टूट जाएगा, और इस पीआई को हम क्या कर देंगे, फॉस्फेट को यहां पर ऐड कर देंगे। तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक अभी तक हमने क्या देखा है, सिर्फ 4 स्टेप आए हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब बेटा ये तो हमारा फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट होता है, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट हमारा कन्वर्ट होगा ट्रायोज फॉस्फेट में। किसमें होगा बच्चा, ट्रायोज फॉस्फेट में। ये इधर भी बच्चा क्या बनाएगा, ट्रायोज फॉस्फेट। देखिए ट्रायोज का मतलब होता है 3 कार्बन, यानी कि ये जो 6 कार्बन का फ्रक्टोज था हमारा, ये 3-3 कार्बन पे डिवाइड हो गया। एक फॉस्फेट इस 3 कार्बन के साथ आएगा और एक फॉस्फेट इस 3 कार्बन के साथ आएगा। अब ये जो ट्रायोज फॉस्फेट है, अभी मैंने बताया था, ये जो 3 कार्बन का है ये अलग, और ये 3 कार्बन अलग, एक एक फॉस्फेट भी दोनों के साथ जाएगा। तो हमारा जो ट्रायोज फॉस्फेट ये होता है, इसका नाम क्या होता है बेटा, इसका नाम होता है हमारा 3 फोस्फो ग्लिसर एल्डिहाइड।
थ्री फॉस्फोग्लिसराइड एल्डिहाइड, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, 3PGAL। क्या बोल सकते हैं बेटा, 3PGAL। और जो हमारा दूसरा वाला ट्रायोस फॉस्फेट बनता है वो बनता है बेटा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये भी बच्चा 3 कार्बन का होता है। तो दो हमारे प्रोडक्ट बने, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं DHAP डैप। ठीक है, ये क्या बना, ट्रायोसफॉस्फेट, इसका नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, और उसका क्या नाम है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। 3 कार्बन के। अब बच्चा मैं आपको बताऊं, ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, यानी कि जो DHAP है ये बाद में इसी में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं जो 3PGAL है वो कन्वर्ट हो सकता है DHAP में, और जो हमारा DHAP है वो कन्वर्ट हो सकता है 3PGAL में। तो अब यहां से जो हम कहानी देखेंगे ना, वो हम देखने वाले हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड की। क्यों? क्योंकि बेटा जो भी इसके साथ होगा वही इसके साथ होगा। कैसे सर? क्योंकि ये मैंने बोला जो हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है वो फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड में। तो हमें जो यहां पे लिखना है वही वहां पे लिखना है, तो डबल मेहनत क्यों करनी है बेटा, यहां पर जो होता है उसको लिख करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारी चीजें हमें दिख जाएंगी क्या क्या होता है। इजी है। चलिए, तो मैं इससे आगे की कहानी आगे लिख रहा हूं, यानी कि यहां पे हमारा बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। अब चलिए एक स्टेप हम यहीं पे लिख लेते हैं ताकि आगे कंटिन्यू करने में आसानी रहे। तो ये जो हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड होता है इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड में। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब बेटा यहां पर एक फॉस्फेट था, यहां पे फिर से कितने फॉस्फेट हो गए, 2 फॉस्फेट हो गए, यानी कि फिर से हमने यहां पे क्या किया होगा, एक एटीपी जो है वो हमने क्या किया होगा, फिर से लगाया होगा। बिल्कुल सही बात है। अब यहां पे जो हमने एक एटीपी लगाया है, लेकिन यहां पर जो हमने फॉस्फेट जोड़ा है, इस यहां पे हमने एटीपी को खर्च नहीं किया है। हमने यहाँ पे एटीपी जो यूज किया ना वो साइटोप्लाज्म से पकड़ के यूज किया है, यानी कि यहाँ पे हमारा कोई भी एटीपी का खर्चा नहीं आया। अभी तक हमारी जो एटीपी खर्च हुई है वो सिर्फ 2 एटीपी खर्च हुई है, यानी कि यहां पर भी हमने फॉस्फेट तो ऐड किया है लेकिन हमने कोई भी एटीपी तोड़ी नहीं है, यानी कि एटीपी का लॉस नहीं किया है। ये बात ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने पीआई को ऐड किया है, फॉस्फेट को ऐड किया है, लेकिन हमने एटीपी नहीं तोड़ी है। चलिए, तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हमारा बना। अब ये जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये फाइनली किसमें कन्वर्ट होगा, इसको मैं आगे लिख रहा हूं, इसको हम बना देते हैं 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पे यहां पर कितने का फॉस्फेट थे बेटा, 2 फॉस्फेट थे, लेकिन यहां पे कितने रह गए, 1 फॉस्फेट रह गया। चलिए, तो आपको क्या लगा कि सर यहां पे तो एक एटीपी जो है वो बनी होगी, यानी कि एक फॉस्फेट हमने हटाया है। और बेटा अगर फॉस्फेट हटाएंगे तो हमने क्या किया होगा, एडीपी प्लस पीआई जुड़ करके क्या बनाएंगे, एटीपी। तो यहाँ पे हमारी एक एटीपी बनी है, यहाँ पे खर्च नहीं हुई है, एटीपी हमने बनाई है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितने फॉस्फेट लगे हुए थे, 2 फॉस्फेट, और यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, 1 फॉस्फेट। तो हमारा क्या हुआ है, एक एटीपी बनी है। चलिए, अब यहां से हम लोग क्या कन्वर्ट करते हैं इसको, ये अभी तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट लगा हुआ है, सिर्फ यहां पर हमें तीसरे कार्बन से हटा करके इसको क्या कर देते हैं, दूसरे कार्बन पर, यानी कि फॉस्फेट अलग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम कार्बन चेंज कर रहे हैं। तो इसको लिखेंगे 2 फॉस्फो ग्लिसरेट। 2 फॉस्फो ग्लिसरेट। 2 फॉस्फो ग्लिसरेट को फाइनली हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, ये आ जाता है बेटा हमारा फॉस्फो इनोल पायरुवेट। अब ये जो हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है ये बच्चा कन्वर्ट हो जाता है हमारा फाइनली पायरुवेट में। अब फिर से देखिए, यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट था, यानी कि फॉस्फेट लगा हुआ था, यहाँ पे हमारा पायरुवेट आ गया है, यानी कि फॉस्फेट हटा है, फिर से क्या हुआ होगा, एडीपी प्लस पीआई, यानी कि जुड़ करके क्या बना देंगे बच्चा, एटीपी। तो हमारी एक एटीपी यहां पर भी बनी है, और पायरुवेट हमारा फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड में। अब सभी को पता है बेटा 2 से मल्टीप्लाई क्यों करनी है, क्योंकि जो काम हमने इधर किया है वो सेम काम इधर भी हो रहा होगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 2 गुणा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, सारे काम ये 2 बार होंगे।
तो फाइनली हमें जो पायरुविक एसिड मिले हैं वो कितने मिले हैं? 2 पायरुविक एसिड मिले हैं। अच्छा, यहां पर एक जगह पे ना हमारा NaDH और बनता है, तो जो फर्स्ट वाला यहां पे स्टेप होता है बेटा, यहां पे क्या होता है, यहां पे आप लिख सकते हैं कि जो हमारा NaD होता है प्लस H मिल करके बना देते हैं NaDH। ये आपको ध्यान रखना है, NaDH। ठीक है, तो देखिए जरा हमारी एटीपी कितनी खर्च हुई थी बेटा, एक एटीपी हमने यहां पे खर्च किया है और एक एटीपी हमने यहां पे, यानी कि 2 एटीपी हमारी खर्च हुई है। लेकिन हमारी एटीपी बनी कितनी है? तो हमने देखा एक एटीपी हमारा यहां पे बना था और एक बार एटीपी हमारी यहां पे बनी है। हालांकि इससे पहले वाले ना यहां पर हमारा पानी रिमूव होता है, ये भी लिख लेंगे आप लोग, यहां पे पानी निकलता है। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या बोला, एक एटीपी हमारी यहाँ पे बनी और एक एटीपी हमारी यहाँ पे बनी, यानी कि 2 एटीपी बनी है। लेकिन बेटा 2 एटीपी सेम इधर भी तो बनेगी, तो कितनी एटीपी बनी टोटल? 4। लेकिन हमने कितनी खर्च कर रखी थी? 2 एटीपी हमने खर्च की हुई थी और बनी कितनी है? 4 एटीपी। तो नेट एटीपी कितनी आई? नेट एटीपी हो गई हमारे पास 2, यानी कि 2 एटीपी ऐसी है जिनको मैं अभी के अभी यूज कर सकता हूं। लेकिन 2 एटीपी के साथ साथ मेरे पास क्या बना है? यहाँ पे हमारा बना है NaDH, और अगर एक NaDH यहां बना है तो एक NaDH यहां भी बना होगा, यानी कि हमारे पास फाइनली जो आया, बन के क्या आया फाइनली, तो हमें पता है कि 2 पायरुविक एसिड आए हैं, और ये जो पायरुविक एसिड है ये कितने कार्बन का है बच्चा? 3 कार्बन का। वेरी गुड। और हमारे पास क्या आया है बेटा? हमारे पास में 2 एटीपी हैं। वेरी गुड। और क्या है बेटा? 2 NaDH हैं। यानी कि हमारे पास अभी तक अगर हम देखें ग्लाइकोलाइसिस में, तो हमारे पास क्या क्या है? 2 हमारे पास पायरुविक एसिड है, 2 हमारे पास एटीपी है और 2 हमारे पास NaDH है। तो एक बार दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमें पता था 6 कार्बन का हमारे पास ग्लूकोज होता है। बेटा ग्लूकोज को हम लोग कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यानी कि एक फॉस्फेट लगाते हैं, एटीपी तोड़ते हैं, यानी कि एटीपी का खर्चा आता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को बच्चा हम लोग कन्वर्ट करते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज का आइसोमर ही होता है, तो यहाँ पे जो एंजाइम लगता है वो आइसोमरेज लगता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, यानी कि एक और फॉस्फेट हमें जोड़ना पड़ता है, और फॉस्फेट जोड़ेंगे तो एटीपी को तोड़ना पड़ेगा। फाइनली हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो होता है वो 2 ट्रायोज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 6 कार्बन का फ्रक्टोज 3-3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। 3 कार्बन का हमारा बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, और 3 कार्बन का बनता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यानी कि ये दोनों 3-3 कार्बन के होते हैं और एक दूसरे के आइसोमर्स भी होते हैं। आइसोमर्स यानी कि ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो फाइनली जो घटनाएं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड के साथ घटेंगी बेटा, वही हमारी DHAP के साथ भी घटेंगी। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड को देखा है आगे तक क्या क्या होगा, और उसी को 2 से मल्टीप्लाई करके हमें DHAP का भी मिल जाएगा। तो फाइनली जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड होता है इसको कन्वर्ट करते हैं बेटा 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, यानी कि यहां पर भी हमें एक फॉस्फेट ऐड करना पड़ेगा, बट यहां पर हमें कोई भी एटीपी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग जो साइटोप्लाज्म के अंदर फॉस्फेट होते हैं उन्हीं से काम चला लेते हैं। फाइनली 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, यानी कि एक हमने क्या किया है, फॉस्फेट को रिमूव किया है। और बच्चा अगर फॉस्फेट को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, ADP प्लस PI जुड़ करके क्या बना देंगे, एटीपी बना देंगे। तो यहां पर हमारी फर्स्ट एटीपी बनी है। उसके बाद बेटा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को हम लोग फॉस्फेट नहीं हटा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन को चेंज कर रहे हैं, यानी कि अभी जो कार्बन पे फॉस्फेट लगा था वो 3rd कार्बन पे था, अभी हम क्या कर रहे हैं, दूसरे कार्बन पे फॉस्फेट को लगा रहे हैं, तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है। और 2-फॉस्फोग्लिसरेट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। फॉस्फोइनोल पायरुवेट हमारा कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। अब यहां पर फॉस्फोइनोल पायरुवेट यानी कि फॉस्फेट लगा हुआ था, यहां पे फाइनली आ गया हमारा पायरुवेट। तो हमने क्या किया है, फॉस्फेट को फिर से रिमूव किया है, और बच्चा फॉस्फेट को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, ADP प्लस PI फिर से जुड़ करके क्या बना देंगे, ATP। तो सेकंड ATP हमारी यहां पर बनी है। पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है बेटा पायरुविक एसिड में, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल गया है। जो ग्लाइकोलाइसिस का फाइनल प्रोडक्ट होता है वो पायरुविक एसिड होता है, जो कि 3 कार्बन का होता है। तो 3 कार्बन का हमें पायरुविक एसिड मिला, लेकिन कितने पायरुविक एसिड मिले, 2, क्योंकि बच्चा ये तो इसका था, इसका भी तो सेम होगा, तो हमें पता चला 2 पायरुविक एसिड मिले। और यहां पर एक एटीपी यहां बनी, एक एटीपी यहां बनी, सेम 2 एटीपी इधर भी तो बनेगी जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो 2 और 2 4। तो हमें क्या मिला, 2 एटीपी हमारे पास इस तरफ से आई, 2 एटीपी हमारे पास इस तरफ से आई, टोटल हो गई 4 एटीपी। लेकिन बच्चा 2 एटीपी हमने खर्च भी तो किया हुआ था, तो 2 एटीपी अगर हम लोग निकाल दें 4 में से तो कितनी बचती है, 2, यानी कि यूज करने के लिए मेरे पास कितनी एटीपी है, 2। तो फाइनली हमें क्या मिला है ग्लाइकोलाइसिस से, तो ग्लाइकोलाइसिस से फाइनली जो हमें मिलता है वो मिलता है बच्चा 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं, 2 एटीपी मिलते हैं और 2 NaDH मिलते हैं। हालांकि NaDH जो होता है ये भी क्या होता है हमारा एक, ये भी एनर्जी है, ये भी एटीपी है, लेकिन बाद में इसको हमें ना कन्वर्ट करना पड़ता है ETS में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सारी चीजें मैंने आपको बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। आप इस वीडियो को
एक से दो बार देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और अपने आप से इन नामों को जरूर आप गुनगुनाइएगा, जरूर आप रिपीट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ग्लाइकोलाइसिस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है, ये टॉपिक समझ में आया है, ताकि मैं आगे भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स आपको समझा सकूं। तो बाय बाय, सी यू टुमारो।